दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल का ये पेपर है। आज का पेपर है 2024-25 सोशल साइंस 8th क्लास का पेपर है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मार्क्स थे 60, टाइम था 2.5 घंटे का, और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई भी आई है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सोशल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेम्स मिल, इसमें आएगा दोस्तों फर्स्ट वाला ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, सेकंड देखिए, द माइंस ऑफ झारिया एंड रानीगंज आर लोकेटेड इन, इसमें आएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार भी नहीं है, मैसूर भी नहीं होगा, झारखंड होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों इसमें आएगा लेजिस्लेटिव तो नहीं आएगा, जुडिशरी भी नहीं आएगा, एग्जीक्यूटिव भी नहीं आएगा दोस्तों, प्रेस आएगा इसमें। ओके, ये प्रेस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना। देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बाय विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ a person got the right to adopt and propagate religions of his choice। तो इसमें आएगा दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, सेकेंड वाला आ जाएगा इसमें, बी वाला। ओके, अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरिंग वाटर एज अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें आएगा यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए, पीने का पानी, शुद्ध पानी। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिप्स। चलिए फिलिप्स देख लेते हैं दोस्तों। द लास्ट पावरफुल एम्परर अमंग द मुगल एम्परर वास, इसमें आएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसमें आएगा आपका बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है दोस्तों, द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक, इसमें आएगा दोस्तों लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरलिज्म मीन्स हैविंग, यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट एट मोर देन वन लेवल इन द कंट्री। ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अगला है नाइन्थ वाला। देखिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, यहाँ पे आएगा 6 to 14 ईयर। ओके, 6 to 14 ईयर मतलब 6 से 14 साल के बच्चों जो होते हैं उनके लिए जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो चलाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद है दोस्तों, द सब अर्बन रेलवे ऑफ मुंबई इज़ अ गुड ब्लैंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें आएगा दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें आ जाएगा आपका पब्लिक। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 देखते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो वाई इज़ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट, इसके रीजन्स लिखना थे आपको पता हो तो 1761 में, सॉरी 1761 में पानीपत का जो है बैटल हुआ था। और दोस्तों ये मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ओके, तो इसके आपको इसकी इम्पोर्टेंस लिखना थी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा बैटल था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जो कि मराठा द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसमें मराठा की सबसे बड़ी हार हुई थी, है ना, मराठा की लाइफ की सबसे बड़ी हार थी। ठीक है, और मराठा जो है ये बैटल हार गए थे, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये लिखना था। ठीक है, अगला देखिए 12 वाला जो क्वेश्चन है आपका, वाट आर द मैटर ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टिवेशन। तो दोस्तों झूम कल्टिवेशन जो होता है उसमें जो बीज बोने की जो मेथड होती है उसको बोलते हैं अपन ब्रॉडकास्ट सीडिंग। ठीक है, तो वाट आर की जगह आपको लिखना था ब्रॉडकास्ट सीडिंग आर द मेथड ऑफ सोइंग सीड झूम कल्टिवेशन इज कॉल्ड। ओके, या फिर इसकी जगह अगर आप इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो झूम कल्टिवेशन की डेफिनेशन आपको लिख के आ जानी थी, या इसी को हम झूम कल्टिवेशन को शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखिए 13, हु वाज कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, तो ओरिएंटलिस्ट क्या होता था दोस्तों, कि ये वेस्टर्न स्कॉलर होते थे, है ना, मतलब पश्चिम में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना, वेस्टर्न स्कॉलर्स, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, जो कि लैंग्वेज, है ना, मतलब दूसरी भाषाओं का अध्ययन करते थे, कल्चर का अध्ययन करते थे, हिस्ट्री का अध्ययन करते थे, इतिहास का अध्ययन करते थे ना, हु स्टडीज
द लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 14 वाला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे हु की जगह आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम किसके पास जाते हैं, हमारा संरक्षक कौन होता है उस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कोई सा भी कोर्ट हम देख ले तो उसका संरक्षक मेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसका आंसर ये होगा। अगला देखिए 15 वाला, राइट द नेम ऑफ डिजीज काजेस बाय वाटर। तो दोस्तों पानी से होने वाली बीमारियों का नाम लिखना है आपको। इसमें आप लिख सकते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस, काफ़ी है। अगला देखिए 16 में, व्हाट इज मेंशन इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी जो है उसको मेंशन किया गया है। तो अबोलिशन, ठीक है, अबोलिशन ऑफ, व्हाट इसकी जगह आएगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इज मेंशन इन आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे 2 मार्क्स के। चलिए अब 17 से 22 तक के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख के नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, आपको मैं समझा जरूर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। वाई इंडियन सोल्जर ज्वाइन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी, है ना, मतलब जो भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने 1857 का जो विद्रोह था, रिवोल्यूशन था, उसे क्यों ज्वाइन किया। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नंबर में है तो केवल फैक्टर्स के नाम लिखने थे कि इसके बहुत सारे रीजन थे, पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिकल रीजन्स, सोशल रीजन्स, मिलिट्री फैक्टर्स, ईटीसी, है ना, आर द रीजन्स फॉर इंडियन सोल्जर ज्वाइन द रिवोल्यूशन फॉर 1857 एडी। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रिक्ट एक्ट पास्ड एंड व्हाट इज इट प्रोविजंस। दोस्तों ये एक्ट जो है ये पास हुआ था दोस्तों 1929 में। ओके, और ये पावर में आया था दोस्तों अप्रैल 1930। ठीक है, बन तो ये गया था 1929 में, लेकिन ये लागू कब हुआ दोस्तों, अप्रैल 1930 में लागू हुआ था। अब इसके प्रोविजंस क्या थे दोस्तों, तो प्रोविजंस में ये था कि जो भी व्यक्ति अगर चाइल्ड मैरिज कराएगा यानी बाल विवाह करेगा तो उसे वो सज़ा का भागीदार बनेगा। ठीक है, उससे सज़ा हो सकती है ना, जिसमें 2 साल तक की सज़ा थी और 1 लाख तक का उसको फाइन भरना पड़ सकता है। तो आपका आंसर ये था कि अगर आप इंग्लिश में लिखे तो ये हो जाएगा, अ पर्सन हु परफॉर्म चाइल्ड मैरिज shall be punishable with imprisonment at least 2 years and fine of अप्रोक्स 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 19 वाला क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, राइट एनी 3 डिफरेंस। तो दोस्तों 3 डिफरेंस लिखना था आपको, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज में। तो दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नेचर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मेन ह्यूमन मेड जो होती है वो नेचर के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम अपने हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर सकते या जनरेट नहीं कर सकते, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है उसमें हम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा करके। नेचुरल रिसोर्सेज में तीसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, एग्जांपल इसका लिखेंगे हम, जैसे एयर, वाटर। ठीक है, और मैन मेड में लिखेंगे जैसे हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर्स वगैरह। ओके, अगला देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाउ डज अ ब्लास्ट फर्नेक वर्क, राइट इट्स लेबल डायग्राम। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये जो होती है ब्लास्ट फर्नेक जो होती है एक रिफाइनरी सिस्टम होता है ना, रिफ्रैक्टरी सिस्टम होता है दोस्तों, जिसमें आयरन, कोक और लाइमस्टोन, इन तीनों को जो है ऊपर से डंप किया जाता है और नीचे से जो है हॉट एयर ब्लो की जाती है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम भी था जिसमें एक चिमनी जैसा सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए तो वो डायग्राम आपको बनाना था। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड माइग्रेशन, इमिग्रेंट एंड ई माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों, अगर हिंदी में हम बात करें तो प्रवास। माइग्रेशन मीन्स जैसे अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो अपोजिट कुछ सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि
कुछ पक्षियों में ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे मान लो मछली खाने वाले पक्षी है, अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है तो उनको मछलियाँ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से किसी दूसरे स्थान पे सेटल हो जाएंगे, है ना। तो इसको कहा जाता है दोस्तों माइग्रेशन। ठीक है। फिर आता है दोस्तों इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट का मतलब होता है दोस्तों अप्रवासी। अप्रवासी जो मतलब किसी विशेष स्थान पर प्रवास नहीं करते हैं, है ना, जो एक से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उन्हें इमिग्रेंट कहा जाता है। उसके बाद आता है इमाइग्रेशन। वो होता है दोस्तों प्रवासी। प्रवासी में जैसे इंडियन व्यक्ति अगर है तो वो इंडिया में ही रहता है, तो उसे प्रवासी नागरिक माना जाएगा, तो उसे इमिग्रेशन कहा जाएगा। ओके दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, हाउ डू कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्टर वायलेट द एनवायरमेंटल लॉ, एक्सप्लेन। बहुत सारी कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार जो होते हैं वो एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण के जो नियम बने हुए उनकी धज्जियां उड़ाते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, है ना। कई तरीके से ये लोग जो है पर्यावरण जो नियम बने हुए हैं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उनका उल्लंघन करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट प्रोडक्ट स्प्रेड करते हैं, है ना, रिलीजिंग पॉल्यूटेंट, है ना, रिलीज डर्टी वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इन रिवर्स, है ना, ऑयल स्प्लिट्स करते हैं। तो इन सब रीज़न से जो है दोस्तों इन सब कारणों से जो है या इन सब तरीक़ों से एनवायरमेंटल लॉ जो है वो वायलेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लॉन्ग के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग में 23rd जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वर देयर फॉर वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो है वुमेन्स एजुकेशन यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए जो किस प्रकार से सिस्टम काम करता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें यह है कि एंशिएंट टाइम में जो है वुमेन्स जो थी मैक्सिमम वुमेन्स जो थी वो अनएजुकेटेड थी। ठीक है। फिर मेडिवल पीरियड में जो है एजुकेशनल सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स के लिए जनरेट हुई। और नाउ मतलब अभी के समय में, है ना, अभी क्या है जैसे सर्व शिक्षा अभियान और RTE राइट टू एजुकेशन, इन सभी एक के थ्रू जो है वुमेन्स जो है मोस्ट वुमेन्स आर बिकम एजुकेटेड, है ना। तो अब इन सारी जो हमारे योजनाएं चलाई जा रही है इनके द्वारा जो है महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना था। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि चूहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं चूहे। अगर बिल्ली नहीं होगी तो चूहे को कौन खाएगा, और चूहे को अगर खाया नहीं जाएगा तो चूहों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इंसान परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा एक सिस्टम जो है वो उसमें बैलेंस किया हुआ रहता है ना। तो ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ये इस टाइप से सिस्टम्स को बैलेंस करके चलते हैं, है ना। अब वो अलग अलग वर्क्स होते हैं सबके। ठीक है। जैसे एनर्जी साइकिल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। जैसे मान लो कि पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनको अपन खाते हैं, है ना, शाकाहारी जो होते हैं, है ना। हर्बीवोरस जो होते हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं और उनको एनर्जी मिलती है। फिर जो शाकाहारी होते हैं उनको मांसाहारी लोग खा जाते हैं, है ना। शाकाहारी जानवर जो होते हैं जैसे बकरी हुआ, है ना, तो इनका मटन वगैरह जो खा के वो एनर्जी उधर ट्रांसफ़र हो जाती है ना। तो ये इसको एनर्जी साइकिल कह सकते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं, क्या कह सकते हैं, है ना। और इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा आर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, ऐसा करके। ठीक है। अगला है 25 वाला क्वेश्चन। देखिए विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर इंक्लूडेड द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसमें आपको ये लिखना था, विच की जगह आपको लिख लेना था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न। तीनों नाम एक ही है दोस्तों, तो इन तीनों नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो विच की जगह आपको इन तीनों का लिख के फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्क्राइब कर देना था। ठीक है, ये आपका आंसर बनता।
अगला है 26 क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो दोस्तों आप भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, सभी को पता है भारत कब आज़ाद हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947। व्हाट अफोर्ड डिड पीपल मेक फॉर फ्रीडम, एक्सप्लेन। तो दोस्तों लोगों ने क्या क्या प्रयास किए थे आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपको लिखना है कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, है ना, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारों ने जो है अपना बलिदान दिया, है ना। ये सारी चीज़ आपको इसमें लिखनी थी और 5 नंबर का ये आंसर था दोस्तों। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा टफ ही है, और सोशल का पेपर काफ़ी टफ आता ही है ना, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और देखा जाए तो तैयारी करने के लिए बच्चे पिछले साल के पेपर को देखते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन पेपर में, इस साल के क्वेश्चन पेपर में पिछले साल से बहुत कम चीज़ें होगी जो आई होंगी, है ना, बहुत ही कम। बाकी सारी चीज़ें नई हैं बच्चों के लिए। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।